गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास कोचिंग सेंटर। तो आज का जो क्लास होगा वह हिस्ट्री के 2024 के पीवाईक्यू यानी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर होंगे, जिनमें से टोटल 30 क्वेश्चन होते हैं। 15 क्वेश्चन इस क्लास में कराए जाएंगे, नेक्स्ट क्लास में 15 क्वेश्चन, क्योंकि डिवाइड डिवाइड करके आपको पढ़ाने के लिए, आपको समझने के लिए भी आसानी होगी और एक से भी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे पढ़े जा सकते हैं। तो आपके 2024 के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, जिसमें से 15 अभी करा देंगे और लास्ट में बाद के क्लास में 15 करें। अगर ये इंपॉर्टेंट है तो ये सारे कुछ देख लेना है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा था। तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्रसिद्ध बंदरगाह में किसे जाना जाता है, तो गुजरात को जाना जाता है, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के सर्वाधिक शहर किस राज्य में मिले हैं भारत के, तो वो है गुजरात, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जबकि एक राजस्थान का प्रमुख है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में, जो काली मिट्टी का चूड़ी, और एक है रोपड़, रोपड़ पंजाब का है, जिसमें युगल समाधान अर्थात मतलब पालतू जानवर के साथ मानव को भी दफनाया गया था रोपड़ में। वो कहाँ मिले हैं, पंजाब में। सेकंड क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो पाटलिपुत्र की स्थापना करने का जो श्रेय जाता है वो उदयन को जाता है। उदयन ने ही पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। कोई कोई बच्चे को देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में बिंबिसार में आया, तो बिंबिसार अशोक ना चंद्रगुप्त, ये कोई नहीं होंगे। आपका आंसर होगा कौन, उदयन। हाँ, अगर पूछा जाए कि पटना, जो कि वर्तमान में पाटलिपुत्र को पटना के नाम से जानते हैं, पटना शहर की स्थापना किन्होंने की, तो शेरशाह सूरी ने किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध पूछा जाएगा, तो यह हरियाणा में एक जगह का नाम है, पानीपत नामक जगह, कैथल, पानीपत, फिर ये कुरुक्षेत्र, एक ही जगह पे है। उसमें देखा जाएगा कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में हुआ था। किनके किनके मध्य हुआ था, ये सब पूछा जाएगा। तो इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था। ये दोनों युद्ध याद रखना है। और एक है 1526 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, जिसमें पूछा जाएगा किनके किनके मध्य हुआ था, तो बैरम खान और हेमू, इन दोनों के मध्य पानीपत का द्वितीय युद्ध 1526 में हुआ था। और पानीपत का तृतीय युद्ध मराठाओं के मध्य हुआ था, मराठाओं के द्वारा लड़ा गया था यह युद्ध। आदिल शाह कोई शासक थे और मराठा एक तरफ से। तो 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन, धम्म नीति का प्रतिपादन किसने किया था। तो धम्म नीति का प्रतिपादन करने वाले कोई व्यक्ति नहीं, अशोक थे। तो अशोक ने धम्म नीति, तो 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जाता है कि धम्म नीति से आप क्या समझते हैं या फिर क्या है। तो धम्म नीति अशोक का एक क्या है कि स्वनियंत्रण पर आधारित है। कोई भी व्यक्ति अपने नियम कानून से भटके ना, मतलब अपने व्यवहारिक जीवन को इतना भी कठिन और सरल ना, कठिन ना बना दे, ताकि उन्हें जीवन जीने के लिए बहुत सारी कठिनाइयां हो। एक तरह से वो गलत कार्य को रोकने के लिए, अपने पर किस प्रकार से नियंत्रण पाना है, उसके लिए जो अशोक ने नीति चलाए थे, उन्हीं को धम्म नीति कहते हैं। जो कि 2 नंबर का आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है। अर्थात एक शब्द में कहा जाए तो किसी भी व्यक्ति के बुराइयों को किस प्रकार से नियंत्रण करेंगे, उसके लिए चलाए गए नीति को धम्म नीति कहते हैं। अब पूछा था हर्षवर्धन, हर्षवर्धन के दरबार में वेन आए थे, और वेन हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। और वेनसांग हर्षवर्धन के दरबार के साथ साथ इनके दरबार में और एक व्यक्ति रहते थे हर्षवर्धन के दरबार में, वो थे वान भट्ट। वान भट्ट के द्वारा 2 प्रमुख पुस्तक लिखी गई हैं। पहला पुस्तक है कादंबरी और हर्षचरित, जो कि पूछा जाता है कि कादंबरी और हर्षचरित किनके पुस्तक हैं। वान भट्ट के लिखे गए प्रमुख पुस्तक ये सारे हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेनसांग, वेनसांग जो है, उनके प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख बहुत ही फेमस है। नहीं सॉरी, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख वेनसांग के नहीं, हरिसेन के हैं। समुद्रगुप्त के लिखे गए प्रमुख अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि गुजरात में लिखा गया, वह भी संस्कृत भाषा में, याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर देखते हैं कि भक्ति आंदोलन के निर्गुण शाखा के प्रमुख संत कौन थे। तो भक्ति आंदोलन के निर्गुण, भक्ति आंदोलन को 2 भागों में बांटते हैं, एक होता है सगुण, एक होता है सगुण और एक होता है निर्गुण। तो निर्गुण शाखा के कौन थे भाई, निर्गुण शाखा के कबीर थे। निर्गुण शाखा के कबीर थे। अगर सगुण शाखा के पूछ दिया जाएगा सगुण शाखा के, तो तुलसीदास थे, मीराबाई थे। ये सारे क्या थे, सगुण शाखा। यानी कि निर्गुण शाखा जिसमें किसी प्रकार की मूर्ति पूजा नहीं की जाती, सगुण शाखा जिसमें मूर्ति पूजा की जाती है, ठीक है। तो ये तुलसीदास जो थे वह रामचरितमानस लिखे, राम भगवान को पूजने का थे। जबकि मीराबाई उत्तर भारत का कृष्ण भगवान की प्रियदर्शी बोला जाता है मीरा भाई को, वो बहुत ही कृष्ण भगवान से प्रेम करते थे और उन्हीं में अंत में समा गए। तो कहा जाता है कि मीरा भाई के जैसे उनके गाना भी काफी प्रसिद्ध है। कहा, तो ये ह्वेन सांग किसके दरबार में आया था। यह क्वेश्चन थोड़ा सा, ये यहाँ पे मिस्टेक है क्वेश्चन आंसर में आपके। यहाँ पे कुमार गुप्त के स्थान पर लिख लीजिए, ह्वेन सांग हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। ऊपर में भी तो क्वेश्चन दिया हुआ है, हाँ, हर्षवर्धन के दरबार में।
हर्षवर्धन के दरबार में आए थे। तो वेनसांग कहाँ किनके दरबार में आए थे? तो हर्षवर्धन के दरबार में आए थे, याद रखना है। वेनसांग का 629 ईस्वी में कब आए थे भाई? तो 629 ईस्वी में वेनसांग उत्तर भारत के अंतिम सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में आया था। 7वां नंबर क्वेश्चन है कि विजयनगर के प्रसिद्ध शासक कृष्णदेवराय किस वंश से हैं? तो प्रसिद्ध विजयनगर साम्राज्य के बारे में पढ़े, उसके सबसे प्रसिद्ध शासक कौन थे? कृष्णदेवराय, जिसे हम शॉर्ट में के डी आर कहते हैं। कृष्णदेवराय, के डी आर, कृष्णदेवराय। अब वो कौन से वंश के थे? तो आपको याद रखना है तुलु। सालू वंश के नहीं थे, संगम वंश के नहीं थे, आरबीडू वंश के नहीं थे, तुलु वंश के थे। ऐसे कैसे याद रखना है? विजयनगर के 4 राजवंशों के बारे में कैसे याद रखना है? तो आपको याद रखने का एक ट्रिक है, संगम सतुआ। संगम सतुआ, संगम सतुआ से याद रखना है। सबसे संगम वंश, पहला वंश ये है संगम वंश, दूसरा वंश सालू वंश, तीसरा है हमारा तुलु वंश और चौथा है आरबीडू वंश। ये 4 वंशों ने क्या किए थे? विजयनगर साम्राज्य पर शासन किए थे, जिसमें से कृष्णदेवराय, के डी आर, तीसरे वंश के थे, तुलु वंश के थे। तो यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। 9वां नंबर क्वेश्चन है, बर्जियान किस धर्म की शाखा है? तो आप बोलेंगे बौद्ध धर्म। तो बौद्ध धर्म के प्रमुख शाखा है, कौन सी शाखा? बर्जियान। तो बर्जियान में दो भाषा बोली, दो, देखिए, बौद्ध धर्म दो शाखा में टूट गए, पहला है बर्जियान और एक है हीनयान। तो बर्जियान पूछा गया है, इसमें किस शाखा के? बौद्ध धर्म के हैं, ठीक है, जैन धर्म के नहीं है। तो जैन धर्म के बारे में भी पूछा जाता है कि जैन धर्म कितने शाखाओं में टूट गए? एक है दिगंबर और एक है पीताम्बर। तो ये इस तरह से टूट गए थे, ठीक है, श्वेतांबर और एक है दिगंबर। पीताम्बर ने श्वेतांबर और दिगंबर, दिगंबर ये दो भागों में जैन धर्म टूट गए थे। श्वेतांबर का नेतृत्व स्थल बाहु किया, जबकि दिगंबर के नेतृत्व भद्र बाहु के द्वारा किया गया। स्थल बाहु कैसे याद रखना है? श्वेतांबर के, तो श्वेतांबर स्थल बाहु। तो श्वेतांबर के का नेतृत्व किन्होंने? स्थल बाहु किया, जबकि दिगंबर का नेतृत्व भद्रबाहु के द्वारा किए गए थे। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? बहुत साल पूछे जाते हैं कि भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। कहा जाता है कि इनके घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पीते थे। इस तरह से आपके क्वेश्चन घुमा के पूछ सकते हैं हम कि समुद्रगुप्त के दरबार में कौन आए थे? हम समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन नामक प्रमुख व्यक्ति आए थे, हरिसेन। तो हाँ, हरिसेन, यहाँ पे समुद्रगुप्त के बारे में हम बताते हैं। हवेन ने हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति नामक अभिलेख लिखी। यहाँ पे एक थोड़ा सा अगर आपको मिस्टेक लगेगा, 9वां नंबर समुद्रगुप्त ने, हम बता रहे थे, तो यहाँ आप उसे अपडेट कर सकते हैं तो बदलाव कर सकते हैं। समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन एक दरबारी कवि रहते थे। इनके उन्होंने ही प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, वो गुजरात में, सॉरी, उत्तर प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? हमेशा पूछा जाता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई थी सबसे पहले। और यह भी पूछा जाता है कि सबसे पहला भारत में व्यापार करने की छूट अंग्रेजों को किन्होंने दिए थे? जहांगीर ने दिए थे। 1608 ईस्वी में सर्वप्रथम कैप्टन हॉकिंस भारत में व्यापार व्यापार करने के जरिए से भारत आए और जहांगीर से क्या लिया? अनुमति लिए, अनुमति। लेकिन जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस के नहीं दी, अपितु 1615 ईस्वी में थॉमस रो फिर आते हैं भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से, जहांगीर से बातचीत करने के लिए। तो एक तरह से जहांगीर ने थॉमस रो और जहांगीर के मध्य समझौता हुआ और उस समय से भारत में क्या हो गया? व्यापार स्थापित हो गया अंग्रेजों के। और अंग्रेज क्या हुए कि भारत में आके बस गया और 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना कर दी, ठीक है। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ था और 56 ईस्वी में समाप्त हो गया था। और इसका नेतृत्व सिद्धू एवं कानू कर रहे थे। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू एवं कानू कर रहे थे। संथाल विद्रोह को हुल विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। संथाल विद्रोह 30 जून को हुआ था, जून से प्रारंभ हुआ था, 30 जून 1855 ईस्वी में। इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि डेट भी पूछे जा सकते हैं, घुमा के भी दे दिए जा सकते हैं आपको। बिरसा मुंडा के बारे में पूछा जाएगा तो क्या ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उदय गलान आंदोलन से बिरसा मुंडा, नीलांबर एवं पीताम्बर, ये तो हमारे झारखंड के बहुत ही प्यारे अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े उठे थे सेनानी। ये तो हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छे लीडरशिप किए थे नीलांबर और पीताम्बर। और एक हम पूछते हैं कि 1857 का सिपाही विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ था? 1857 का सिपाही विद्रोह
जिसे हम भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम आंदोलन कहते हैं 1857 की क्रांति को। इसी को सिपाही विद्रोह भी कहा जाता है और यह मेरठ से प्रारंभ हुआ था। 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ से, डेट भी पूछा जाता है 10 मई, कौन सा मई? 10 मई 1857 को मेरठ से प्रारंभ हुआ था और यह विद्रोह करने वाले नेता थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे ने, उन्होंने सर्वप्रथम अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। वो चर्बी वाले कारतूसों के कारण हुआ था कि एक गन बनाएगा, आगे बताएंगे, ठीक है। तो फिर झांसी से विद्रोह कौन किए थे? रानी लक्ष्मीबाई, ये पूछा जाता है। दिल्ली से कौन थे? बहादुर शाह दुत्ते, या तो जाफर कह सकते हैं, बहादुर शाह जाफर ने उन्होंने नेतृत्व किया और उन्होंने नेतृत्व किया, ठीक है। दिल्ली से एक तरह से इस आंदोलन के एक वरीयता प्राप्त होगी और उनके नेतृत्व में सारे लड़े गए। 14 नंबर है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों का प्रथम केंद्र कौन था? 14 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में जब अंग्रेज आए और उन्होंने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ बनाई थी? तो सूरत में बनाया गया था। बहुत के मुंबई मार देता, नहीं, सूरत में बनाए गए थे। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन है 15वां नंबर कि 1857 के विद्रोह के कारणों में से एक चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग किस राइफल में किया गया था? जब 1857 का विद्रोह हुआ, ये प्रमुख कारण था इनफील्ड राइफल। तो इनफील्ड राइफल में क्या किए गए थे? चर्बी के कारतूसों को मिलाया गया। जो इनफील्ड राइफल होता है, जैसे कि ये मान के चलिए एक गन है, गन के अंदर और ये है उसका कारतूस, ऐसे करके निकाला जाता है, ये उसका कारतूस है। तो इसमें क्या कर दिए जाते थे? इसके अंदर चर्बी, गाय के और सुअर के चर्बी को मिला करके यहाँ पे बनाए जाते थे, ताकि इसे खोलने के लिए आसानी से तुरंत फिसल के स्लिप करके निकल जाए और गोली जो है आगे निकल जाए। इस कारण से सर्वप्रथम इनफील्ड राइफल में ही चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग किया गया था। और ये इनफील्ड राइफल किसके जगह में लाया गया था? तो ब्राउन ब्राउन बेस के जगह में इनफील्ड राइफल लाया गया था। हद तो तब हो गई थी जब स्टूडेंट क्या मार के आए थे? 41 वाह। तो पूछा, मोबाइल भी कहता है 1 घंटा ना चला तो मालिक जिंदा होगा कि मर गया, मोबाइल के ये शब्द है। समझ में आ गया? तो सारे इतने क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ आएंगे। 15 क्वेश्चन से बहुत ज्यादा क्वेश्चन करा दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में 15 क्या और 50 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, फिर आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिल जाएगा। यही क्लास है, तो आप क्लास में जुड़े रहिए ताकि आपको समय समय पर अपडेट मिले। अब ज्यादा दिन आपके एग्जाम नहीं बचे हैं, मात्र शायद फरवरी से, कितने फरवरी से आपके एग्जाम है, तो इसमें प्रिपेयर कीजिए। या नहीं, यानी कि आपके 1 घंटा मोबाइल नहीं चल रहा है, या मत नहीं हो जा सकता है कि हाँ भाई, मोबाइल मोबाइल भी कहता है कि मालिक जिंदा है कि मर गया। ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। आगे आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हो ले सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।